नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है पॉलिटी की क्लास नंबर 25। लास्ट टॉपिक जो मैंने आपके लिए शुरू किया था सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि 3 प्रकार के केंद्र राज्य संबंध बताए गए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार थे? तो पहला था आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध। दूसरा था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, केंद्र और राज्यों के मध्य जो था प्रशासनिक संबंध। और तीसरा इसमें था फाइनेंशियल रिलेशंस, यानी कि फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, तो राज्य और केंद्र के मध्य हमारे आज हम पढ़ेंगे जो वित्तीय संबंध होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो केंद्र राज्य संबंध, देखिए मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी ये बताया था कि जो दोहरा शासन है वो हमारे भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, यानी कि केंद्र में भी एक संघीय सरकार है और उसके चारों तरफ परिधि में क्या हमारी राज्य सरकारें मौजूद है। क्लियर? तो चलिए टॉपिक शुरू करेंगे आज, वित्तीय संबंध। अब वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त का मतलब होता है धन, पैसा। ठीक है, धन, पैसा, मनी, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो हमारे रिलेशंस होंगे उनको आज हम पढ़ेंगे। कि जैसे हम देखेंगे कि जो हमारा कराधान शक्तियों का विभाजन है, जो हमारे कर वाली शक्तियां होती है वो कैसे विभाजित की गई हैं। उसके अलावा जो भी टैक्स हमारा कलेक्ट होता है उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना। उसके अलावा जो हमारे अलग अलग फंड होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसके अलावा लोक लेखा फंड होता है और साथ ही हमारा एक इमरजेंसी फंड होता है। तो इन सभी को आज ध्यान से समझेंगे और क्या इसकी उपयोगिता है ये भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। केंद्र राज्य संबंध में देखेंगे वित्तीय संबंध। तो केंद्र राज्य के मध्य में जो वित्तीय संबंध है, इन संबंधों की व्याख्या की गई है संविधान के भाग 12 में। संविधान के भाग 12 में, ठीक है, पार्ट 12 में संविधान के, और आर्टिकल है 268 से लेकर आपका 293 तक। ठीक है, इतने आर्टिकल रखे गए हैं वित्तीय संबंधों के बारे में जो व्याख्या करते हैं। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 268 से 93 तक केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की व्याख्या हमको प्राप्त होती है। ठीक है, और जो हमारा सेंटर है और राज्य है, सेंटर और राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन भी इसमें उल्लेखित है। और ये विभाजन जो है इसके लिए एक अधिनियम आया था, मैं लास्ट टॉपिक में भी आपको पढ़ा चुका हूं। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उस पर ये आधारित है। इसी के तहत आगे हम देखेंगे वित्त आयोग जो है उसके सजेशन पर केंद्र और राज्यों के बीच में रेवेन्यू का वितरण भी होता है। 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सब बातें आज हम पढ़ेंगे। अब जो हमारा देखिए लास्ट टॉपिक में हमने ये भी देखा था, संविधान का जो भाग 11 है, जहां पर 245 से लेकर हमारे आर्टिकल 200 कितने हो जाएंगे, 267 तक हम देखेंगे। जो हमारा आर्टिकल 245 से लेकर 267 जो है उसको हमने रखा है किसमें, आपका पार्ट 11 में। ठीक है, हालांकि उसमें से कुछ उपबंध हमारे वित्तीय संबंधों में भी आता है, जैसे कि अनुच्छेद 265 वगैरह है। तो इनको आप डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनेगा कि केंद्र राज्य संबंध जो हमारे उसमें वित्तीय संबंधों की व्याख्या संविधान के किस भाग में प्राप्त होती है, तो संविधान के भाग 12 के चैप्टर 1 या अध्याय 1 में होती है। ठीक है, आर्टिकल इसके लिए रखे गए 268 से 93 तक, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए इसमें अगर हम बात कर रहे हैं अभी वित्तीय संबंधों की, तो वित्तीय संबंधों में सबसे पहले है आपका जो कराधान शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, तो कराधान शक्तियों का विभाजन यानी कि टैक्सेशन पावर्स। तो टैक्सेशन पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला एक हमारा केंद्र राज्य संबंध में आर्टिकल है 265। तो अनुच्छेद 265, आर्टिकल 265 क्या बोलता है, देखिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये बताया गया है, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊंगा, नो लॉ नो टैक्स, यानी कि बिना विधि के कोई कर नहीं, कोई कर मतलब टैक्स। ठीक है, यानी कि बिना कानून के कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, यानी कि बिना विधि के कोई भी कर नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, संघ सूची के विषय जो होंगे, यानी कि जो यूनियन लिस्ट थी, संघ सूची के विषय, तो संघ सूची के विषय जो होंगे, इन पर, संघ सूची पर जो हमारे विषय होंगे उन पर अगर टैक्स लगाना है ना, तो इसका कौन करेगी, इन पर, इसको टैक्स पे कानून कौन बनाएगी, संघ सरकार, यानी कि केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है,
आर्टिकल 265 बोलता है कि बिना कानून के कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, और संघ सूची के जो भी विषय हैं उन पर टैक्स संबंधित जो हमारी नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, वो कौन बनाएगी? संघ सरकार बनाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और संघीय कर जो होगा, इस कर का हालांकि जो बंटवारा है, ठीक है, इसका जो बंटवारा होगा, जो भी टैक्स कलेक्ट होगा, इसका बंटवारा संघ और राज्य दोनों में किया जाएगा। संघ और राज्य, यानी कि केंद्र सरकार को भी इसमें से कुछ भाग मिलेगा और राज्य सरकार को भी इस टैक्स में से भाग मिलेगा। ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें दूसरा प्रावधान क्या आर्टिकल 265 में, राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून, राज्य सूची के विषयों पर कर राज्य सरकार लगाएगी। ठीक है, तो पहला प्रावधान इसमें बोलता है आर्टिकल 265 में कि संघ सूची के जितने भी विषय हैं उन पर टैक्सेशन का काम कौन करेगी? संघ सरकार करेगी। हालांकि उस टैक्स का बंटवारा होगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में। और राज्य सूची के जो भी विषय होंगे उन पर जो कर संबंधी कानून है वो राज्य सरकार लगाएगी, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यह सीधे किसको मिलेगा? राज्य को। जो भी टैक्स होगा राज्य को कर मिलेगा, इसमें इसका कोई भी बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, ये बोलता है हमारा आर्टिकल 265। और आप सभी को पता है जो भी हमारे टैक्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, उनको जमा करने के लिए भी तो हमारे फंड होती है ना, निधि होती है। अब ऐसा तो होगी कि गवर्नमेंट ने टैक्स पकड़ा और अपनी जेब में डाल दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो सरकार ने देखिए भैया जितने भी टैक्स वगैरह आते हैं उन टैक्सेस के लिए कुछ अपने फंड बनाए होते हैं, जैसे कि संचित निधि हम पढ़ते हैं, लोक लेखा निधि पढ़ते हैं, उसके अलावा आकस्मिक निधि पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा समझेंगे तब आपको जितने भी आगे आर्टिकल आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सरकार के पास जो निधियां होती हैं उनमें ये टैक्सेस जमा होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सरकार के पास जो भी निधियां होती हैं उसमें पहला है देखिए संचित निधि। संचित निधि जिसको कहा जाता है आपका कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि। आप कई बार पढ़ते हैं, क्या भारत की संचित निधि होती है? राज्य की होती है? नहीं होती है, राज्यों की भी होती है। ठीक है, जितनी निधियां हमारी केंद्र सरकार के पास है वही सेम निधियां हमारी राज्य सरकार के पास भी होती है। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार के पास निधि नहीं होती। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड जो है सरकार की सबसे बड़ी निधि होती है, सबसे बड़ी निधि। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है ये सबसे बड़ा फंड होता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और जो हमारा भारत का कंसोलिडेटेड फंड है ये किसके अधीन रहता है? ये हमेशा संसद के अधीन रहता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जब भी इससे कुछ खर्चा वगैरह करना होता है तो इसका भी एक निश्चित प्रावधान है कि कैसे पैसे को यहां से निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार की जब मन आई वो उतना पैसा खर्च कर दे या पैसे का गबन कर दे या कोई भ्रष्टाचार कर दे। इसकी जांच के लिए इसका एक पहरेदार भी बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं CAG। मैंने बताया ना आपको, एक टॉपिक पढ़ाया था CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 1 रुपए भी यहां से बाहर निकला है और उस 1 रुपए का क्या उपयोग हुआ है ये भी रिपोर्ट हमारा CAG चेक करता है। ठीक है, तो संचित निधि जो है 266 आर्टिकल 266 का सब क्लॉज 1 है, इसमें इसका उल्लेख है संचित निधि का। इसमें क्या होता है? संचित निधि में सरकार का जो भी कर आता है, कर संग्रह जो होता है, सरकार जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, उसको जमा करती है इस फंड में। इसके अलावा गवर्नमेंट जो भी ऋण डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, तो ऋण जमा भी इसी में होता है, या कहीं से लोन भी लेती है तो इसी फंड में वो जमा होता है। उसके अलावा मान लीजिए ब्याज का संग्रह करना है, इंटरेस्ट जो सरकार को मिलता है तो ब्याज संग्रह भी क्या होता है? इसी में होता है। क्लियर? उसके अलावा मान लीजिए जो गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी कि सरकारी जो भी कंपनियां होती है, सरकारी कंपनियों का मुनाफा, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है, मुनाफा, जैसे सरकारी कंपनी है, NTPC है, NHPC है, BHEL है, BEL है, जितने भी भारत सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं उन कंपनियों का जो भी मुनाफा होता है वो भी भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर इस पैसे का उपयोग करना है तो इस पैसे का उपयोग करने के लिए एक विनियोग विधेयक लाया जाता है। क्या लाया जाता है? आपका विनियोग विधेयक। ठीक है, बिना इस विधेयक के पैसे को नहीं निकाला जा सकता, इस विधेयक को लाया जाता है। हालांकि आप ये भी पढ़ते हैं कि जो धन विधेयक वगैरह होता है, वित्त विधेयक होता है, ये हमारे लोअर हाउस से ही रिलेट करता है। जिसकी सरकार होगी वही तो लोअर हाउस का मतलब क्या है? वहीं से तो मंत्री परिषद बनी होगी ना, और कैबिनेट उसी पार्टी की होगी जिसके पास बहुमत होता है। तो जब भी हमारा धन विधेयक वगैरह लाया जाता है तो वो लोकसभा में ही लाया जाता है, आपने देखा होगा। तो इस पैसे को निकालने के लिए भी एक विनियोग विधेयक लाया जाता है। ठीक है, तो ये पहले प्रकार का कंसोलिडेटेड फंड है।
जैसे हमारा भारत सरकार का कंसोलिडेटेड फंड होता है, इसी प्रकार से हर राज्य में भी राज्य का अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है। जैसे आप उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड राज्य का भी अपनी एक संचित निधि है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी जो निधि होती है गवर्नमेंट की, वो होती है लोक लेखा निधि, ठीक है। तो लोक लेखा जो फंड, पब्लिक अकाउंट फंड जो होता है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 266 सबसेक्शन 2 में। तो पब्लिक अकाउंट में देखिए आपका, जैसे आप देखते हैं सरकारी जो कर्मचारी होते हैं या मान लीजिए कोई प्राइवेट कर्मचारी भी है, वो भी ऑप्शन ले सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कर्मचारी भविष्य निधि होती है, कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक है, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड जो होता है आपका, ठीक है। और या जो हमारा ईपीएफओ आप देखते हैं, जो ईपीएफओ होता है वो आपका कर्मचारी भविष्य निधि, जिसमें देखिए कर्मचारी की एक फिक्स सैलरी से एक सर्टेन अमाउंट लिया जाता है और रिटायरमेंट पे उसको वो वापस किया जाता है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो सरकार जो भी ये पैसा जमा करती है भाई, उसके लिए भी तो एक निधि होनी चाहिए ना। यानी कि मान लीजिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पैसे से काटा जा रहा है, जो भी अनुदान उसके पैसे से काटा जा रहा है, गवर्नमेंट अपना ग्रांट भी इसमें देती है, लेकिन उसके सैलरी से भी तो एक हमारा क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट लिया जाता है ना, तो वही उसका जमा होते रहता है। जैसे आप देखते हैं आजकल एनपीएस है, ठीक है, एनपीएस आपने देखा होगा, न्यू पेंशन स्कीम जो आई थी, तो एनपीएस के प्रावधान के तहत जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, हर मंथ होता है ना। मान लो एग्जांपल के तौर पे किसी की 30,000 रुपया 40,000 रुपये सैलरी है, 5,000 रुपये उसका एनपीएस में चले जाता है और उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी क्या करती है, आपका इन्वेस्ट करती है। ऐसा ही आपका ईपीएफ में भी होता है, ठीक है। तो ये जो पैसा सरकार के पास आता है, सरकार इसको जमा रखने के लिए पब्लिक अकाउंट जो होता है आपका, पब्लिक अकाउंट जो फंड होता है, इसका प्रयोग करती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कई बार आपने देखा होगा सरकार के क्या आते हैं, बंद पत्र आते हैं। सरकार कई बार पैसा जुटाने के लिए बंद पत्र जारी करती है, ठीक है। बंद पत्र यानी कि हमारा क्या होता है, बॉन्ड। आप देखते हैं ना सरकार के बॉन्ड आते हैं, गोल्ड बॉन्ड आते हैं, एग्रीकल्चर बॉन्ड आते हैं, या किसी अन्य प्रकार के बॉन्ड आते हैं। तो सरकार उन बॉन्डों को बेचती है, एक निश्चित टेन्योर होता है उनका, 5 साल का, 10 साल का, उसके बाद विद इंटरेस्ट वो पैसा पब्लिक को वापस मिल जाता है जो भी उन बॉन्ड को खरीदता है। अब इन बॉन्डों के द्वारा सरकार को जितनी भी इनकम आई उसको रखने के लिए भी तो एक निधि चाहिए ना। तो इस प्रकार के पैसे, कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा हो या बंद पत्र के जो पैसे हैं, इसको रखा जाता है आपका लोक लेखा फंड में, पब्लिक अकाउंट फंड में, ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद जो तीसरा फंड होता है सरकार का, वो होता है आपका आकस्मिक निधि, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड, आकस्मिक या आपातकालीन निधि बोलते हैं इसको। और बात करो तो इसको कहा जाता है आपका कंटेंजेंसी फंड, ठीक है, कंटेंजेंसी फंड। तो कंटेंजेंसी फंड जैसे कि नाम से पता चला आकस्मिक, मान लीजिए देश में युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, युद्ध जैसी घटना हो गई, तो कई जगह नुकसान हो जाएगा ना, तो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए पैसा चाहिए। मान लीजिए देश में कहीं पर क्या हो गई, बहुत बड़ी आपदा आ गई, आपदा का मतलब मान लीजिए भूकंप आ गया किसी क्षेत्र में, बाढ़ आ गई कहीं पर, जैसे उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड हो गया बहुत बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी हमारी आपदाएं होती हैं, या मान लीजिए कोई भी आकस्मिक जहां पर जरूरत होती है सरकार को, ठीक है, तो आपदा राहत का काम हो या कहीं पर भी इमरजेंसी फंड की जब गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए एक आकस्मिक निधि रखी जाती है, जिसका वर्णन आर्टिकल 267 में है, आर्टिकल 267 में है, ठीक है। इस फंड में हमेशा 500 करोड़ रुपए मेंटेन रहते हैं, 500 करोड़ रुपए इसमें हमेशा रहेंगे, ठीक है, मेंटेन। अब मान लीजिए जैसे कोई आपदा आ गई, देश में कहीं पे बाढ़ आ गई, सरकार ने 100 करोड़ रुपए वहां से रिलीज कर दिए, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे, क्या आकस्मिक या आपात निधि को निकालने के लिए विनियोग विधेयक की जरूरत होती है, विनियोग विधेयक जो कि हमने पढ़ा कंसोलिडेटेड फंड में। तो इसके लिए किसी भी प्रकार की विनियोग विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। जो भी मौजूदा सरकार होगी वो सरकार ये पैसा डायरेक्ट दे सकती है जहां पे भी ये आपदा आई है, जहां पर भी कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई है, ठीक है। और इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात है आपका, जो ये आपदा वाला फंड होता है, आकस्मिक जो फंड होता है, इमरजेंसी या कंटिजेंसी फंड जिसको कहा जाता है, ये कार्यपालिका के अधीन रहता है हमेशा, कार्यपालिका के अधीन। राज्यों में भी आपने देखा होगा ना, जो भी आपदा का प्रमुख होता है, हमारे उत्तराखंड राज्य में आपका देखा होगा आपने, आपदा के लिए जिले में जो नोडल अधिकारी होता है, जिला अधिकारी होता है, और जिला अधिकारी के पास भी एक सर्टेन अमाउंट होता है कि अगर आपदा आई है तो राहत कार्यों के लिए वो इतना पैसा बिना किसी के परमिशन से डायरेक्ट खर्च कर सकता है। तो ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को इसका पूरा संचालन का कार्य दिया गया है कंटिजेंसी फंड का, और इसका उल्लेख है आर्टिकल 267 में, ठीक है। समझ गए होंगे ना कि आकस्मिक निधि क्या होती है। तो कुल मिला के सरकार के पास 3 प्रकार की निधियां हैं, कंसोलिडेटेड फंड, आपका पब्लिक अकाउंट फंड एंड तीसरा कंटिजेंसी फंड, ठीक है। अब तीनों के क्या क्या उपयोग है आप अच्छे से समझ गए होंगे। और सरकार का जो सबसे बिगेस्ट फंड होता है, तो बिगेस्ट फंड आपका होता है कंसोलिडेटेड फंड,
और दोनों सरकार के पास ये तीनों ही फंड मौजूद होते हैं, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 268। ठीक है, अनुच्छेद 268 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 268 बोलता है कि सरकार जो भी टैक्स लगाएगी, यानी कि सरकार का काम है कर लगाना। ठीक है, आर्टिकल 268 में बोला गया है कर लगाना, कर का संग्रहण करना, संग्रहण यानी कि जमा करना। ठीक है, संग्रहण कलेक्टिव, संग्रहण करना, और इसमें एक बात बोली गई और उपयोग कर। ठीक है, क्या उपयोग होगा उसका? यानी कि जो टैक्स होगा, टैक्स लगाना यानी कि जो लेवी होगी, उसके अलावा संग्रहण यानी कि कलेक्शन या कलेक्ट, और तीसरा आपका उपयोग यानी कि एप्रोप्रिएट, उसका जो आपका एप्रोप्रिएट क्या बोल सकते हैं, यूज रहेगा, वो क्या रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 268 में बताया गया है, जिसमें आपका देखिए कर लगाना, कर कौन लगाता है? तो कर लगाए यानी कि जो हमारा संघ सरकार है, संघ केंद्र सरकार जो है कर लगाएगी, केंद्र सरकार या केंद्र कर लगाता है। टैक्स कौन लगाता है? केंद्र सरकार कर लगाता है। ठीक है, अगर यही मैं बात करूं, देखिए दूसरा आपका संग्रहण कौन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या करेगी? कर इकट्ठा करेगी, राज्य सरकार कर को इकट्ठा करेगी। ठीक है, इकट्ठा करेगी। और तीसरा उपयोग, देखिए आपका उपयोग कौन करेगा इसको? तो उपयोग भी आपका राज्य सरकार करेगी। ये आर्टिकल 268 में बताया गया है कि किस प्रकार का टैक्स होगा जिसको केंद्र सरकार लगाएगी, उसका कलेक्शन करा जाएगा और उसका उपयोग राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो हमारे प्रमुख टैक्सेस होते हैं, कौन कौन से टैक्स होते हैं? तो सबसे मेन इसमें आ जाता है आबकारी जो टैक्स होता है, शराब वाला आबकारी। आप देखते होंगे हमारे राज्य उत्तराखंड में भी जो आबकारी से राजस्व स्रोत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य के रेवेन्यू सोर्स में एक बड़ा हिस्सा आबकारी का भी है, ऐसे अन्य राज्यों में भी है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा शेयर बिक्री या खरीदने पर जो हमारे टैक्सेस होते हैं, ठीक है, वो हमारे किसके पास जाएंगे? कलेक्ट कौन करेगा? राज्य करेगा। उस पे कर को लगाने की शक्ति किसके पास है? संघ सरकार के पास है। और इन टैक्सेस के पैसे का उपयोग कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ऐसे इसमें नार्कोटिक्स आ जाता है, नार्कोटिक्स यानी कि जितने भी नार्कोटिक्स ड्रग्स वगैरह हैं, नार्कोटिक्स ड्रग्स है, ड्रग्स मतलब दवाइयां वगैरह जो है, नार्कोटिक्स जो है, इसके टैक्सेस से जो पैसा आता है। ठीक है, तो इन पे टैक्स लगाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको इकट्ठा कौन करती है? राज्य सरकार, और इसका उपयोग भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा बीमा से जो हमारे बीमा से टैक्स आता है, पॉलिसीज से, उसका भी सेम है। तो इसके तहत आर्टिकल 268 के तहत कर लगाना संघ सरकार का काम है, उसका संग्रहण करना राज्य सरकार का काम है, और उपयोग उसका केवल राज्य सरकार करेगी, ऐसा आर्टिकल 268 बोलता है। आबकारी, बीमा, शेयर मार्केट, नार्कोटिक्स, ड्रग्स वगैरह से आई जो टैक्स की आय होती है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 268A, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। अनुच्छेद 268A क्या बोलता है? देखिए, तो इसमें ये बोला गया है संघ कर लगाएगा, संघ कर यानी कि टैक्स लगाएगा। ठीक है, संघ क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें संग्रहण कौन करेगा? कलेक्शन। तो संग्रहण इसका राज्य व केंद्र दोनों करेंगे, राज्य व केंद्र दोनों करेंगे इसका। ठीक है, संग्रहण दोनों करेंगे, और उपयोग कौन करेगा इसका? उपयोग भी क्या करेंगे? दोनों करेंगे। देखिए आर्टिकल 268 में तो हमने पढ़ा था कि जो टैक्स है, टैक्स जो है आपका कौन लगाता है? यूनियन लगाती है। और कलेक्ट कौन करता है? स्टेट करता है। और उसका उपयोग कौन करता है? केवल स्टेट करता है। लेकिन आर्टिकल 268A बोलता है हमारा, आर्टिकल 268A, कि संघ जो है आपका टैक्स लगाएगा, उस टैक्स का कलेक्शन दोनों करेंगे और दोनों ही उसका उपयोग करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर्विस टैक्स, सेवा कर, जो कि भारत में शुरू हुआ था 1994 में, 1994 में, और वर्तमान स्वरूप में इसका स्थान किसने ले लिया? जीएसटी ने, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, है ना। तो सेवा कर आया था भारत में, मैंने आपको बताया था, इसको अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके केंद्र सरकार ने यहां पर सूचित किया था कि एक सेवा कर अब लागू किया जाएगा। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ये बताया था केंद्र राज्य संबंध में, जो हमारी 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें अगर कोई भी विषय नहीं है और कोई नया विषय है, अगर नए विषय पे कोई कानून बनाना है जो कि इन तीनों में से किसी लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उस विषय पे कानून केवल और केवल कौन बना सकती है? संसद को ये पावर दी गई है। भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई है? संसद को।
ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, मैंने बताया था। इसी अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करके सेवा कर को इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में। वर्तमान में इसका स्वरूप है जीएसटी। अब आप देखते हैं जीएसटी में, हम देखते हैं जीएसटी हमारा सीजीएसटी भी होता है, सेंट्रल जीएसटी। सीजीएसटी के साथ साथ हमारा स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी होता है। तीसरे प्रकार का हमारा जीएसटी होता है आईजीएसटी, ठीक है, तो आईजीएसटी भी होता है ना। तो ये 3 प्रकार के आपके जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। और ये आईजीएसटी का उल्लेख आपको मिलता है 269A में। कई बार क्वेश्चन भी बनता है कि जो आपका आईजीएसटी है वो कौन से आर्टिकल में है, तो अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान वस्तुओं के सेवाओं पर या माल पर जो सेवा कर लगता है ना, उसको आपका आईजीएसटी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कई बार। अब मान लीजिए उत्तराखंड में कोई प्रोडक्ट बना, उसकी सेल दिल्ली में करनी है, महाराष्ट्र में करनी है, गुजरात में करनी है, तो अलग अलग राज्यों के मध्य में व्यापार हो रहा है, तो किस राज्य पे टैक्स लगेगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। अब मान लीजिए उत्तराखंड में कोई वस्तु बिकी, उत्तराखंड में बनी, उस पर एसजीएसटी लगेगा। किसी यूनियन टेरिटरी में कोई वस्तु बनी, वहीं पे बिकी, तो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। हर प्रोडक्ट पर सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी तो पक्का लगता है। मान लीजिए आपने उत्तराखंड में कोई मोबाइल खरीदा, ठीक है, कोई मोबाइल खरीदा आपने, और उस मोबाइल पे आप देखते हैं लास्ट में जब बिलिंग होगी तो वहां पर आपका सीजीएसटी भी होगा इंक्लूडेड, और आपका एसजीएसटी भी होगा, यानी कि स्टेट जीएसटी प्लस सीजीएसटी दोनों का उसमें जो भाग होगा वो पहले 9% 18% टैक्स लगेगा उस पर। टोटल 9% उसका हिस्सा जाएगा केंद्र सरकार को, 9% उसका हिस्सा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। आपने अमूमन ये देखा होगा, अगर 12% का बिल है तो 12% में आप देखेंगे 6% सीजीएसटी होगा, 6% आपका एसजीएसटी होगा, ठीक है। और आईजीएसटी कब लगता है, तो देखिए जब अंतरराज्य व्यापार होता है, मान लीजिए यहां से कोई माल जा रहा है गुजरात की तरफ, या गुजरात का कोई माल यहाँ पे आ रहा है, तो माल के बीच में जो ई वे बिल वगैरह आप पढ़ते हैं, या माल के परिवहन पे जो बिल लगता है वो आईजीएसटी में आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका अलग अलग बिल के प्रकार हैं जो कि जीएसटी है। और जीएसटी आपका वस्तु एवं सेवा कर आता है। आर्टिकल 268A में जो प्रावधान है कि संघ टैक्स लगाएगा, संग्रहण, देखिए टैक्स तो जीएसटी किसने लगाया था, 1 जुलाई 2017 में केंद्र सरकार ने बोला ना, एक देश एक टैक्स, ये नारा दिया था। उसके बाद उन्होंने स्टेट पे छोड़ दिया था, भैया कौन कौन सी लगाना तो अनिवार्य था, लेकिन धीरे धीरे सभी स्टेट ने इसको अपनाया। इसमें आपका राज्यों को पहले 5 वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति भी दी गई, यानी कि बोला गया अगर आपका वसूली नहीं होगी तो हम आपको कंपनसेशन भी देंगे, इसमें क्षतिपूर्ति देंगे आपको, आप निश्चिंत रहो, टैक्सेशन का अगर स्वरूप बदला है तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बातें बोली गई थी, ठीक है, चलिए समझ गए ना, आर्टिकल 268 है। अब इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 269। तो 269 में क्या बोला गया, देखिए जो टैक्स होगा, टैक्स कौन लगाएगा, संघ सरकार, संघ सरकार कर लगाएगी, ठीक है। और इसका संग्रहण कौन करेगा, तो संग्रहण इसका करेगा कौन, संघ सरकार, यानी कि केंद्र सरकार। संग्रहण भी यहां पे संघ सरकार करेगी, ठीक है। और लेकिन उपयोग इसका कौन करेगा, उपयोग करेगा इसका राज्य सरकार। तो इस प्रकार का टैक्स है, देखिए जिसमें आपका कलेक्शन कौन कर रहा है, आपका कलेक्शन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, टैक्सेशन कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसका जो यूज करा जा रहा है, अप्रोप्रिएट यूज, वो कौन कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, क्लियर। तो ये आपका आ जाता है किसमें, अंतरराज्य जो भी व्यापार होते हैं, अंतरराज्यीय व्यापार पर, खासकर जो अंतरराज्यीय व्यापार होते हैं, 2 राज्यों के या उससे अधिक राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है, उस व्यापार पे जो टैक्स होता है ना, वो हमेशा आर्टिकल 269 में रखा गया, इसलिए आर्टिकल 269A में आईजीएसटी को भी रखा गया है। और ध्यान रखेंगे, जैसे कि किसी राज्य में सेल करनी है या उससे लेके हमने रिसेल करनी है, ठीक है, जो भी सेल रिसेल होनी है, बिक्री खरीद होनी है, खरीद और बिक्री होनी है, तो उस पर ये टैक्स लगता है, क्लियर। लेकिन इसका एक अपवाद है, ठीक है, इसका भी एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे भैया आपका ये टैक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है, ये काम नहीं करता। अब देखिए न्यूज़पेपर अलग अलग जगह छपता है, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है उसका, है ना। तो न्यूज़पेपर देखिए आपका अंतरराज्यीय व्यापार के अंतर्गत तो आता है, लेकिन न्यूज़पेपर एक एक्सेप्शन है यहाँ पर आर्टिकल 269 का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी सभी प्रोडक्ट पे 269 के तहत संघ सरकार टैक्स लगाती है, कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है उसका, और डिस्ट्रीब्यूशन ओनली स्टेट को जाता है उसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 270। तो आर्टिकल 270 अनुच्छेद 270 में देखिए क्या बोला गया है कि जितने भी अन्य टैक्स होंगे ना, वो आपके किसके द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे, केंद्र सरकार के द्वारा। जो हमने पढ़ लिया अभी, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, 268 में जो टैक्स हैं, 268A, 269, और इनके अलावा भी कोई और टैक्स बचता है। बाकी अन्य टैक्स केंद्र
सरकार संग्रहित करेगी, संग्रहित यानी कि कलेक्ट करेगी। बाकी जितने भी प्रकार के अन्य टैक्स बचे हैं वो केंद्र सरकार संग्रहित करेगी, ठीक है। और इसका उपयोग कौन करेगा? और इसका उपयोग करेंगे दोनों सरकारें। बाकी बचे हुए टैक्सों को कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसका यूज करेंगे दोनों सरकारें, यानी कि राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, ठीक है, दोनों सरकारें। और ये कब करेंगी? वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग सिफारिश देगा इसके लिए, वित्त आयोग की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन बाय फाइनेंस कमीशन, ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिश पर ये करेंगे। क्लियर हो गया? तो अन्य जो भी टैक्स बचते हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स हो गया आपका, ठीक है, इनकम टैक्स, आयकर, इनकम टैक्स हो गया ना। तो इनकम टैक्स भी सरकार की कमाई का एक सबसे बड़ा साधन है। भारत में आप देखते हैं एक स्लैब आता है हर साल जब बजट आता है, जैसे बजट में बोला जाता है कि इतने लाख तक की धनराशि इनकम टैक्स फ्री है, ठीक है, और इतने इतने इसमें रिबेट दिए गए हैं, इस राशि पर, ब्याज की धनराशि पे इतना टैक्स देना होगा, इतना टीडीएस होगा। तो ये जो इस प्रकार के टैक्स होते हैं वो केंद्र सरकार संग्रहित करती है, लेकिन उसका उपयोग दोनों सरकारें करती हैं बाय रिकमेंडेशन किसकी? फाइनेंस कमीशन की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 271, इसमें हमारा वर्णन है अधिभार का। अधिभार कहा जाता है सरचार्ज को, अधिभार, ठीक है, यानी कि सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब ये होता है देखिए आपका टैक्स के ऊपर टैक्स, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में हम टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, मतलब कर के ऊपर कर। आप कई बार पढ़ते होंगे ना, सेस लगा दिया गवर्नमेंट ने, ग्रीन सेस लगा दिया, ग्रीन सेस, पर्यावरण के लिए ग्रीन सेस लगा दिया, यानी कि अब मसूरी जाने वाले को ग्रीन सेस देना होगा, नैनीताल जाने वाले को ग्रीन सेस देना होगा। या सरकार ने गंगा सफाई के लिए एक सभी नागरिकों पे एक सेस लगा दिया, ठीक है। तो ये सेस या अधिभार जो होते हैं, सरचार्ज जो होते हैं, सरकार जब किसी विशेष प्रायोजन के लिए, किसी विशेष प्रायोजन के लिए, विशेष प्रायोजन के लिए इस प्रकार के टैक्स को लगाती है। मतलब सरकार को लगता है कि यार इस फील्ड में सुधार चाहिए तो थोड़ा और अलग से पैसा चाहिए हमको किसी भी प्रकार, मतलब क्लाइमेट चेंज पे काम करना है या फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम करना है, तो चलिए ग्रीन सेस शुरू कर देते हैं। हालांकि देखिए वित्त आयोग की सिफारिश पर संचित निधि से, ठीक है, ध्यान रखेंगे जो हमारा जितने भी प्रकार के टैक्स होंगे ना, इन सभी को हमारे क्या होता है कि इन सभी पे निगरानी रखी जाती है। ग्रीन सेस वाले जो भी टैक्स होते हैं वित्त आयोग इस पे निगरानी रखता है, ठीक है। सरकार के जो भी टैक्सेस होते हैं सरकार इनके बारे में ब्यौरा देती है। अन्य प्रकार के टैक्स के बारे में सरकार को ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ग्रीन सेस होता है इसके बारे में सरकार को बताना पड़ता है कि क्यों ये टैक्स हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या इसका रीजन है, ठीक है। तो नींव इसकी बतानी पड़ती है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 275, आर्टिकल 275 क्या बोलता है? 275, तो 275 हमारा बोलता है विधिक अनुदान, विधिक अनुदान, स्टैट्यूटरी ग्रांट, ठीक है। तो ये बोलता है विधिक अनुदान। विधिक अनुदान का मतलब क्या है भैया? आपका संसद राज्य को कोई अनुदान दे सकता है। संसद, जो संसद है, भारत की संसद है, संसद द्वारा राज्य को दिए जाने वाला अनुदान यदि आवश्यकता है तो। मान लीजिए किसी राज्य को कोई आवश्यकता हो गई, ठीक है, मतलब उसको फंड चाहिए, तो वहां पर क्या होगा? विधिक अनुदान के प्रावधान से उस सरकार को संसद के द्वारा विशेष फंड दिया जाएगा, जिसको हमारा विधिक अनुदान कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी राज्य में कोई, मान लीजिए कहीं पे अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गया, या किसी राज्य में आपके फ्लड आ गई, उसमें इमरजेंसी फंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तत्कालीन मिलेगा वो तो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जैसे आप देखते हैं उत्तराखंड में जब 2013 की आपदा आई, तो आपदा के बाद हमारा जो राहत पैकेज था वो तो उत्तराखंड को मिला, लेकिन उसके बाद जो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य हुए, क्योंकि पूरे देश का ही धाम है वो, हमारे उत्तराखंड का तो है नहीं ना स्पेशली, तो ऐसे प्रकार के जब भी कोई कार्य होता है और विशेष यहाँ पर आवश्यकता पड़ जाती है किसी भी राज्य को पैसे की, तो उसको विधिक अनुदान दिया जाता है आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें देखिए वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत की जो संचित निधि होती है, संचित निधि से एक और फंड रिलीज किया जा सकता है शेड्यूल्ड ट्राइब के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए, ठीक है। मतलब जो हमारा विधिक अनुदान है, विधिक अनुदान राज्यों को दिया जा सकता है। उसके अलावा राज्यों के साथ साथ वित्त आयोग अगर सिफारिश करता है कि संचित निधि से
कोई ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब है जिसके डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए पैसों की जरूरत है, तो उसको भी ये विधिक अनुदान दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन किसको? केवल शेड्यूल्ड ट्राइब को, यानी कि भारत की जो जनजातियां उनको। क्लियर? चलिए अगला है, देखिए आपका आर्टिकल 282। आर्टिकल 282 हमारा बोलता है किसी, इसको बोलते हैं सबसे पहले तो विवेकाधीन अनुदान, विवेक के अधीन अनुदान देना। ठीक है, सरकार अपने विवेक के अधीन अनुदान देगी, यानी कि सरकार को जहां पे लगता है भैया कि यहाँ पे हमको कुछ फंड देने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए केंद्र और राज्य को शक्ति है, केवल केंद्र को नहीं, दोनों सरकार को, केंद्र व राज्य को शक्ति है, इस आर्टिकल के तहत ये पावर्स दी गई है, केंद्र और राज्य को शक्ति है किसी विशेष प्रायोजन के लिए, किसी विशेष प्रायोजन के लिए, किसी विशेष प्रायोजन के लिए, ठीक है, अनुदान। मान लीजिए कोई विशेष प्रायोजन है, केंद्र या राज्य को लगता है, राज्य सरकार के मामले में मान लीजिए या केंद्र सरकार के मामले में मान लीजिए, अब कोई बड़ा इवेंट लेते, मान लीजिए देश में कोई इवेंट होना है, जैसे आपका G20 हुआ था देश में, है ना, तो G20 सम्मेलन जब हुआ था तो सरकार को लगा, मान लीजिए फंड तो रिलीज हुआ उसके लिए, अब सरकार को लगता है कि फंड थोड़ा कम हो गया, फिर से उसमें कुछ फंड देना है, तो उस फंड के लिए सरकार विवेकाधीन अनुदान जारी कर सकती है। ऐसे राज्य में भी कोई उत्सव है, कोई फेस्टिवल है बड़ा और बहुत ज्यादा उसका एक वैश्विक महत्व है, ठीक है, नेशनल एक उसकी इंपोर्टेंस है, तो सरकार वहां पे क्या करेगी, आर्टिकल 282 के तहत विवेकाधीन अनुदान दे सकती है। ठीक है, क्लियर? तो ये था भैया हमारा केंद्र राज्य के संबंध, वित्तीय जो संबंध होते हैं वो आप अच्छे से समझ गए। तो टैक्सेशन तो हमने देख लिया, केंद्र राज्य के मध्य जो भी वित्तीय संबंध है वो हमने समझ लिए। ठीक है, अब ये देखना है कि जो केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध है और केंद्र जो भी टैक्स ले रहा है, उस टैक्स को लेने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, इसके लिए भी तो कोई चाहिए ना देखने के लिए, नहीं तो फिर अनियमितता होने की संभावना है। इसलिए भारत में आर्टिकल 280 के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन या फिनेंस कमीशन, इसका वर्णन है आर्टिकल 280 में। स्थापना इसकी हुई थी 22 नवंबर 1951 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वित्त आयोग है, इसकी सिफारिशों का जो ये भी सिफारिश देता है, यानी कि जो भी ये सिफारिशें देता है कि इतना पैसा है या इतना पैसा देना चाहिए, इसका वर्णन है आर्टिकल 281 में। तो 280 और 81 दोनों ही रिलेटेड है किससे? वित्त आयोग से। ठीक है, 281 में इसकी सिफारिशें हैं, यानी कि रिकमेंडेशंस होती हैं, और गठन इसका आर्टिकल 280 में है। बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना में इसमें देखिए एक अध्यक्ष होता है वित्त आयोग की, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं प्लस 4 इसमें सदस्य होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं, और इन 4 मेंबरों में से एक मेंबर कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो टोटल 5 लोगों की बॉडी है। कार्य इसका क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, फाइनेंस कमीशन का जो हमारा कार्य है वित्त आयोग का, वो है संघ और राज्यों के मध्य, संघ और राज्यों के मध्य करों का वितरण, करों का वितरण। ठीक है, यानी कि जो भी टैक्स आया, मान लीजिए कलेक्शन ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है, आप देख रहे हो, अब उन टैक्स जितना भी हमारा कलेक्शन हुआ है, उन टैक्सेस का जो भी पैसा हमको प्राप्त हुआ है, जो भी राजस्व प्राप्त हुआ है, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, तो इसकी सिफारिश या जो भी ये रिपोर्ट देगा वो कौन देता है? हमारा वित्त आयोग, कि किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेशन, जो भी टैक्स प्राप्त हुआ है, जो भी पैसा प्राप्त हुआ है, उसका वितरण किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए जो हमारा वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट देता है वो किसको देता है रिपोर्ट? तो अपनी रिपोर्ट ये देते हैं राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, राष्ट्रपति को। वित्त आयोग के द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत होती है किसको? राष्ट्रपति को। हालांकि ये केवल सलाहकारी रिपोर्ट होती है, सलाहकारी। ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं होती है, यानी कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि इसकी रिपोर्ट को मानेंगे। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होती है, केवल सलाहकारी होती है। राष्ट्रपति को लगेगा अगर सही है तो राष्ट्रपति सहमति दे देंगे, लगेगा गलत है तो बोलेंगे दोबारा से काम करो भाई। ठीक है, तो ये केवल सलाहकारी रिपोर्ट होती है और ये वार्षिक रिपोर्ट होती है जो कि वित्त आयोग देता है। अब देखिए वित्त आयोग, देखिए ध्यान से समझिएगा, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, वित्त आयोग का, ये आयोग का कार्यकाल है। और वित्त आयोग के जो मेंबर होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति तय करते हैं। ठीक है, इनका कोई निश्चित टेन्योर नहीं है, राष्ट्रपति तय करेंगे इसको।
लेकिन वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 साल होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 280 में इसका वर्णन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अध्यक्ष की बात करें या सदस्यों की बात करें, राष्ट्रपति तय करेंगे कि ये कितने समय के लिए होंगे, जबकि जो आयोग बनाए गए, जैसे हम बोलते हैं पहला वित्त आयोग आया, 10वां वित्त आयोग आया, 12वां वित्त आयोग गठन हो गया है, तो ये 5 साल के लिए होता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब फटाफट बात कर लेंगे। वित्त आयोग समझ गए ना क्या है? तो वित्त आयोग में हम देखेंगे जो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी, केसी नियोगी जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि 1952 से लेकर 57 तक रहे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो हमारे दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके के संथानम, के संथानम। ठीक है, तीसरे जो थे, पहले 3 तो याद होने ही चाहिए हमेशा। ठीक है, तीसरे जो थे आपके ए के चंद्रा थे, ए के चंद्रा थे। वर्तमान की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि पूर्व में नीति आयोग में भी काम कर चुके हैं। क्लियर, तो ये हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए। अब बात करेंगे जाते जाते राज्य वित्त आयोग की भी। जैसा कि राज्य वित्त आयोग में आपको स्थानीय स्वशासन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। स्थानीय स्वशासन में हमने क्या पढ़ा था? स्थानीय स्वशासन में हमने पढ़ा था कि राज्यों में भी देखिए, केंद्र सरकार ने जब हमारा ये विधेयक लाए थे 92 में, सत्ता का विकेंद्रीकरण जब किया गया था, सबसे पहले जब हमारा पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 में, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ही था उस समय। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बोल सकते हैं। और सत्ता विकेंद्रीकरण के तहत स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई। इस स्थानीय स्वशासन को 1992 में क्या हुआ, आपका एक अधिनियम आया और संवैधानिक दर्जा मिला 1993 में। और स्थानीय जो स्वशासन है, इसमें आपका क्या होता है? आपका पंचायती राज, और यहां आपका हो जाता है नगर निकाय। ठीक है, या निकाय प्रणाली, इसको नगर निकाय प्रणाली हम कह सकते हैं। तो देखिए, पंचायती राज के संबंधित जो काम होते हैं, यानी कि ग्राम पंचायतों में जो भी काम होने होंगे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत, तो इन कामों के लिए भी तो फंडिंग चाहिए ना। तो राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायती राज के लिए है 243 आई में, 243 आई। और राज्य वित्त आयोग का गठन निकायों के लिए किया गया है 243 वाई में, वाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसका जो गठन होता है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका गठन करते हैं हमारे गवर्नर, राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदय। काम क्या है भाई इसका? तो राज्य सरकार और स्थानीय जो स्वशासन है, तो राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के मध्य वित्तीय संबंध स्थापित करता है ये। ठीक है, तो जैसे केंद्र राज्य के हमने वित्तीय संबंध पढ़े ना, वो तो वित्त आयोग देखेगा। ऐसे राज्य सरकार के और स्थानीय स्वशासन के जो वित्तीय संबंध होंगे, उनको राज्य वित्त आयोग देखेगा। ये बताएगा कि कितना ग्रांट देने की आवश्यकता है, राज्य सरकार को इतना पैसा, नगर निकाय को इतना, पंचायतों को देना चाहिए। तो ये सब पहलू इसमें रहते हैं। यानी कि ये देखा जाए तो राज्य सरकार के पास जो भी फंड होता है, उस फंड का उचित आवंटन कराता है पंचायती राज और नगर निकाय प्रणाली में, उसके लिए राज्य वित्त आयोग होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमूमन 243 आई पूछा जाता है राज्य वित्त आयोग के गठन का वर्णन किसमें है, क्योंकि पंचायती राज ही जो है हमारे देश में स्वशासन की सबसे बड़ी नींव मानी जाती है। ठीक है, तो ये ज्यादा पूछता है आपका। राज्य वित्त आयोग 243 आई में है, जबकि हमारा केंद्रीय वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में। ठीक है, तो आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हमारे केंद्र राज्य वित्तीय संबंध क्या होते हैं, राज्य वित्त आयोग क्या है, और वित्त आयोग भी आप समझ पाए होंगे, आशा करता हूं। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।